नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आज प्रधानमंत्री के रोड शो में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से देश की सुरक्षा एजेंसियां चिंतित हैं। नरेंद्र मोदी के रोड शो में हजारों लोग आते हैं। हर बार हमने ऐसी तस्वीरें देखी हैं जब सड़क के दोनों तरफ खचाखच पब्लिक खड़ी होती है। प्रधानमंत्री का काफिला जनता के बिल्कुल करीब से गुजरता है। काफिले की रफ्तार भी बहुत धीमी होती है और प्रधानमंत्री पूरे रास्ते अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी के बाहर ही दिखाई देते हैं। कभी कभी तो प्रधानमंत्री मोदी और पब्लिक के बीच फासला 4-5 फीट से भी कम होता है। लेकिन आज प्रधानमंत्री कर्नाटक के दौरे पर थे। हुबली शहर के बीचों बीच से प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा था और शहर की जनता प्रधानमंत्री को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर खड़ी थी। उसी वक्त 10 सेकंड के लिए भीड़ में से निकलकर एक लड़का सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंच गया। इन 10 सेकंडों में क्या हुआ? क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कोई बड़ी चूक हुई? तमाम सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेंगे। मोदी सड़क पर थे, पूरी हुबली सड़कों पर थी। दाएं भीड़, बाएं भीड़, आगे भीड़, पीछे भीड़। मोदी गाड़ी से बाहर निकलकर हाथ दिखा दिखाकर लोगों का अभिवादन ले रहे थे। तभी अचानक कुछ हुआ। कुछ ऐसा हुआ जिसने चंद सेकंड्स के लिए सबकी सांसें रोक दी। मोदी के काफिले की तरफ एसपीजी कमांडो चौकन्ने थे, मगर उन्हें भी नहीं पता चला कि अचानक भीड़ में से दौड़ता हुआ कोई युवक प्रधानमंत्री की गाड़ी के इतने करीब पहुंच जाएगा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, कोई उस युवक को रोक पाता, वो हाथ में फूल माला लिए मोदी के बेहद करीब पहुंच गया। मोदी को माला पहनाने की कोशिश करने लगा, मगर इससे पहले कि वो मोदी को माला पहना पाता, 2 एसपीजी कमांडोज ने उसे पीछे खींच लिया। बाद में एक महिला पुलिसकर्मी और एक ट्रैफिक पुलिस के जवान ने युवक को मोदी की गाड़ी से दूर किया। मोदी बीजेपी शासित राज्य में थे, इसलिए उनके वेलकम के लिए हजारों लोग सड़कों पर थे। लोगों में एक्साइटमेंट था। प्रधानमंत्री ने अपने करीब आए युवक के हाथ से माला तो ले ली, लेकिन इन चंद सेकंड्स के बाद पूरा का पूरा सीन ही बदल गया। क्योंकि यह सीधे सीधे प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जुड़ा मामला था। गौर से देखिए, जिस वक्त वो युवक मोदी की कार के बिल्कुल पास आया, उस वक्त मोदी के काफिले और दूसरी तरफ लगी बैरिकेडिंग के बीच चंद फीट की दूरी थी। मगर चंद सेकंड्स की हैरान कर देने वाली घटना के बाद यह दूरी बढ़ गई। मोदी का काफिला बीच सड़क पर चलने लगा। एसपीजी कमांडो और ज्यादा सतर्क हो गए। प्रधानमंत्री के सुरक्षा घेरे को तोड़कर उनके इतने करीब आ जाना यह कोई सामान्य घटना नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री की सुरक्षा एक अभेद किले की तरह होती है, जिसे भेद पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है। पीएम की सुरक्षा की पहली लेयर एसपीजी की होती है। दूसरी लेयर में एसपीजी के साथ कैट के कमांडो तैनात रहते हैं। तीसरे घेरे में एनएसजी कमांडो मोदी को सुरक्षा देते हैं। चौथे घेरे में पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान होते हैं। रोड शो के दौरान मोदी बुलेट प्रूफ गाड़ी में सफर करते हैं। काफिले के दौरान 2 डमी कारें भी चलती हैं। रोड शो के दौरान मोदी की सिक्योरिटी देखने के लिए करीब 100 लोगों की टीम साथ चल रही होती है। पीएम जब गाड़ी से बाहर निकलते हैं तो उन्हें सुरक्षा देने के लिए उनके आसपास और आगे पीछे वर्दी और सादे कपड़ों में एनएसजी के कमांडो चलते हैं। हुबली में जो कुछ भी हुआ उसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि जिस रास्ते वो युवक मोदी के पास दौड़ते हुए पहुंचा था, उस पूरे एनक्लोजर को मोदी के आने से पहले ही सिक्योर कर लिया गया था। खुद एसपीजी ने एक एक पॉइंट की पड़ताल की थी और सुरक्षा एजेंसियों ने मोदी के रोड शो के रास्ते में आए हर इलाके को, हर चौराहे को
अच्छी तरह से सैनिटाइज कर लिया था। दो 2023 यानी यह साल चुनाव का साल है। इस साल 9 राज्यों के अंदर इलेक्शन होना है, लेकिन मोदी की पार्टी के लिए सबसे मुश्किल कौन सा राज्य होगा? पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की राय जाने या पॉलिटिकल सर्वे का नतीजा देखें, जवाब एक आता है, कर्नाटक। बीजेपी के लिए कर्नाटक दक्षिण भारत का दरवाजा है। दक्षिण में बीजेपी कर्नाटक से आगे कभी बढ़ नहीं पाई। लोकसभा चुनाव में भी मोदी की पार्टी का स्ट्राइक रेट 80% से ज्यादा रहता है, लेकिन विधानसभा चुनाव में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 50% से कम हो जाता है। कर्नाटक का चुनाव इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर कांग्रेस यहां जीतती है तो उसके पास अगले 5 साल के लिए एक बड़ा राज्य होगा, जहां से कांग्रेस को पूरा सपोर्ट और रिसोर्स दोनों मिलेगा। इससे 2024 का चुनाव लड़ने में कांग्रेस पार्टी को ताकत हासिल होगी। इस मुश्किल पॉलिटिकल मिशन पर अब प्रधानमंत्री निकल चुके हैं। आज किस ग्रुप के वोटर पर नजर थी? कर्नाटक में प्रधानमंत्री ने ऐसा क्या कहा जिससे 2023 और 2024 में होने वाले चुनाव से उसे जोड़कर देखा जा रहा है? 30,000 यूथ के बीच में प्रधानमंत्री। 23 के लिए मोदी का यूथ वाला क्या है समीकरण? यूथ को कनेक्ट करके पोलिंग बूथ पर 24 में इलेक्ट होने का क्या है कैलकुलेशन? देश की युवा शक्ति से भी मोदी को वोटों की शक्ति मिलती है। यूथ यानी न्यू इंडिया के फ्लैग बेयरर, और ये भी बनाते हैं मोदी को अल्टीमेट विनर। 18 से 35 साल वाले 28 करोड़ युवा 24 में देश की दशा और दिशा बदलेंगे। 23 में बहुत बड़ा चुनावी फैक्टर होंगे। इस बड़े वोट बैंक को अपने फेवर में करने के लिए मोदी ने क्या फिगर आउट किया है? मोदी के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है? चुनाव का ख्याल आते ही राहुल भी युवा युवा करने लगते हैं। अखिलेश भी युवाओं में ही अपना भविष्य देखने लगते हैं। तेजस्वी को भी सोते जागते, उठते बैठते युवाओं के ही सपने आते हैं। यानी 28 करोड़ वाले वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए कंटेंडर तो कई सारे हैं, लेकिन युवा वोटर किसके साथ है? कन्याकुमारी से होते हुए राहुल की भारत जोड़ो यात्रा लुधियाना पहुंच गई। 118 दिन में राहुल ने 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दर्जनों भाषण दिए। हर भाषण में या तो मोदी मोदी ही किया या युवाओं का ही जिक्र किया। The highest rate of unemployment we have had in 70 years. हिंदुस्तान का युवा रोजगार चाहता है। प्रधानमंत्री ने मन बता दिया है कि हिंदुस्तान का जो छोटा व्यापारी है, उनकी दुकानें, उनके बिजनेस बंद करने हैं। दिल्ली की सरकार सारा का सारा काम 2-3 बड़े उद्योगपतियों के लिए करती है। आपके ऊपर आक्रमण किया जाता है। हिंदुस्तान के अरबपति इस देश को रोजगार नहीं दे सकते, मगर आपकी कोई मदद नहीं करता है। कोई विजन नहीं है, कोई दृष्टिकोण नहीं है, उल्टी सीधी बातें की जाती हैं, चाहे पंजाब की सरकार हो, चाहे हिंदुस्तान की सरकार हो। ये देश अपने युवाओं से झूठ बोल रहा है। ठीक है, झूठ क्या है? मैं अब 3000 किलोमीटर चला हूं। युवाओं से मैं पूछता हूं, बच्चों से पूछता हूं, क्या करना चाहते हो? 5 जवाब मिलते हैं: इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, आर्मी, एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और सारे के सारे मतलब हजारों बच्चों ने मुझे ये 5 जवाब दिए हैं। रियलिटी ये है कि इनमें से 10% को, 15% को, ज्यादा से ज्यादा 10% भी मुश्किल है, 10% को इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर ये जॉब्स मिल जाएंगे, बाकी को नहीं मिलेंगे। तो इन सबके सपने टूटेंगे। तेजस्वी, अखिलेश, राहुल, इस वक्त देश में जितने भी नेता हैं, सब के सब यूथ को ही मुद्दा बना रहे हैं। मगर नौजवान किसके साथ हैं? अलग अलग डेटा, अलग अलग सर्वे से पूरा हिसाब किताब आपको समझाएंगे। मगर पहले यह देख लीजिए कि युवाओं पर विरोधियों के शोर के बीच मोदी ने कैसे 23 और 24 की तैयारी ग्रैंड स्केल पर शुरू कर दी है। युवाओं को अभी से
अपने पाले में कर लिया है कि युवा प्रतिभा किसी एक दायरे में बंधी नहीं होती है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे युवाओं की प्रतिभा और क्षमता एक से एक कल्पनातीत, अविश्वसनीय उदाहरणों का अंबार लगा हुआ है। आज भी मैथ से लेकर के साइंस तक जब दुनिया के मंचों पर प्रतियोगिताएं होती हैं तो भारतीय युवाओं की काबिलियत विश्व को विस्मित कर देती है। मोदी और यूथ का कनेक्शन सॉलिड है। 14 में भी यूथ मोदी के साथ था, 19 में भी मोदी के ही साथ था, 22 के नतीजों में भी मोदी पर सबसे ज्यादा भरोसा युवाओं ने ही दिखाया। और अब 23 और 24 में भी देश के यही 28 करोड़ यूथ हर बूथ पर मोदी को मजबूत करेंगे। यह समझने के लिए पहले आपको कुछ नंबर्स देखने होंगे। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में युवाओं ने जमकर मोदी के नाम पर वोट दिया। 24 में बीजेपी इसी युवा वोटर्स के सहारे जीत की हैट्रिक लगाना चाहती है। एक सर्वे के मुताबिक 18 से 22 साल के 41% युवा वोटर्स ने बीजेपी को 2019 में वोट दिया था। यह वोट प्रतिशत बीजेपी के कुल वोट शेयर से 4% ज्यादा था। इसी तरह 14 में भी बीजेपी को 34% युवाओं का साथ मिला था, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 19%। जब बीजेपी 2009 में चुनाव हारी थी तब स्थिति बिल्कुल उलट थी। 2009 में 20% युवा वोटर्स बीजेपी के साथ थे, जबकि 28% ने कांग्रेस को चुना था। पिछले दोनों लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बुजुर्गों के मुकाबले युवाओं ने ज्यादा समर्थन दिया है और अगले साल यही पैटर्न हो सकता है। इसे भी एक फैक्ट से समझिए। 21 में भारत में 15 से 29 साल के लोगों की आबादी 27% से ज्यादा थी, यानी अगले साल 15 साल का युवा पहली बार वोट करेगा और तब 18 से 32 साल के वोटर्स की तादाद लगभग 27% होगी, यानी कम से कम 27 करोड़ वोटर्स 18 से 32 साल के युवा होंगे। और ये 27 करोड़ वोटर्स मोदी के लिए ट्रम्प कार्ड होंगे। आज 21वीं सदी के जिस पड़ाव पर हम भारतीय पहुंचे हैं, हमारा भारत पहुंचा है, वो उपयुक्त समय सदियों के बाद आया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है भारत का ये युवा सामर्थ्य, ये युवा शक्ति। आज भारत एक युवा देश है। दुनिया की बड़ी युवा आबादी हमारे देश में है, हिंदुस्तान में है। युवा शक्ति is the driving force of India's journey. The next 25 years are important for building the nation. विरोधी अभी 23 और 24 वाले शॉर्ट टर्म गोल पर ही अटके हैं, जबकि मोदी ने अभी से देश के युवाओं को नेक्स्ट 25 इयर्स का टारगेट दे दिया है। सबका टास्क फिक्स कर दिया है। मोदी युवाओं के दिल और दिमाग को कैसे रूल करते हैं, नौजवानों को कैसे अपने पाले में करते हैं, यह भी समझिए। 19 के लोकसभा चुनाव में कुल 90 करोड़ वोटर्स थे। इनमें से 8 करोड़ से ज्यादा या कहें करीब 9% फर्स्ट टाइम वोटर्स थे। औसत निकालें तो हर लोकसभा सीट पर करीब 1,54,696 वोटर्स थे। अगर इस सेगमेंट में ओवरऑल टर्नआउट 70% मान लें तो हर लोकसभा सीट पर 1,08,500 फर्स्ट टाइम वोटर्स ने वोट दिया होगा। 2014 में 188 सीटों पर विनिंग मार्जिन 1 लाख से भी कम था, जबकि 2019 में 173 सीटों पर जीत का मार्जिन 1 लाख से कम था। इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि 23 में 9 राज्यों में और 24 के लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी की जीत में यंग वोटर्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। मोदी उसी सेंटिमेंट को अब नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते दिख रहे हैं।
युवा शक्ति's dreams decide India's direction. युवा शक्ति's aspirations decide India's destination. आज जब दुनिया भारत की तरफ इतनी उम्मीदों की नजर से देख रही है, तो इसके पीछे आप सभी मेरे युवा साथी हैं। आज हम दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है और हमारा लक्ष्य है कि हम इसे टॉप 3 में लेकर के जाएं। देश की ये इकोनॉमिक ग्रोथ हमारे युवाओं के लिए अपार अवसर लेकर आएगी। एक ऐसा वक्त जब मोदी के दुश्मन मोदी को झुकाने वाले स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, राहुल को टाइगर और आज का भगत सिंह की उपाधि दे रहे हैं। मोदी को हटाने के लिए विपक्षी एकता वाला पोस्टर घुमा रहे हैं, तराने सुना रहे हैं। उस वक्त मोदी देश के युवाओं को खुद से जोड़ रहे हैं। माहौल बनाने के लिए युवा वाला टेक्स्ट तो मोदी के दुश्मनों की टाइमलाइन पर भी दिख जाता है। कांग्रेस का इकोसिस्टम युवा युवा करते करते वोट जोड़ने की भी फिराक में है। हाथ में राहुल वाला पोस्टर और पीछे युवाओं को जोड़ने वाला मिशन भी चल रहा है। मगर क्या मोदी विरोधियों के मिशन का युवाओं के दिमाग पर जरा भी असर हो रहा है? क्या हर रोज चीन चीन का टेप बजाने से युवा वोटर मोदी से छिटक रहा है? जवाब कुछ फैक्ट्स में है। देश के युवाओं की एक बड़ी आबादी, करीब 77%, विदेश नीति पर मोदी को फुल मार्क्स देती है। 79% युवा मानते हैं कि मोदी की लीडरशिप में भारत दुश्मन देशों से अच्छे से निपट रहा है। एक दूसरे सर्वे के मुताबिक प्री मिलेनियल यानी 27 साल से कम के 45% युवा बीजेपी को पसंद करते हैं। 40% मिलेनियल्स यानी 27 से 42 साल के लोग बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए मोदी यंग वोटर्स के इस बड़े तबके को अभी से 23 में होने वाले 9 राज्यों के चुनाव और 24 के चुनाव के लिए रेडी कर रहे हैं। ये भारत के युवाओं के सामर्थ्य के कारण ही संभव हो पा रहा है। आज गांव हो, शहर हो या कस्बा, हर जगह उफान पर है युवाओं का जज्बा। आज आप इन बदलावों के साक्षी बन रहे हैं। कल आप इसकी ताकत से फ्यूचर लीडर बनेंगे। फ्रेंड्स, दिस इज a special time in history. You are a special generation. You have a special mission. The runway is ready. The runway is ready for your takeoff. मोदी जानते हैं कि चुनावी सीजन में कुछ भी आसान नहीं है। विरोधी पूरी कोशिश करेंगे कि युवाओं का ध्यान इधर उधर भटकाया जाए और इस लिहाज से कर्नाटक मोदी का सबसे टफ बैटल होगा। राहुल कर्नाटक से भारत जोड़ो यात्रा निकालकर भीड़ इकट्ठा कर चुके हैं। भीड़ तो मोदी के रोड शो में भी दिखी, लेकिन यह भीड़ वोट के वक्त किसकी तरफ जाएगी फिलहाल कहना मुश्किल है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कर्नाटक में 104 सीटें मिली। जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। बाद में बीजेपी ने अपनी टैली 120 तक पहुंचाई और जुलाई 2019 में सरकार बनाई। अगले साल लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 52% वोट शेयर के साथ कर्नाटक की 26 में से 25 सीटें जीती और तब मोदी का स्ट्राइक रेट 96% का था। 19 वाले इसी स्ट्राइक रेट को बीजेपी अगर इस बार कर्नाटक में रिपीट करती है तो मोदी 224 में से 215 सीटें बीजेपी को दिला सकते हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नए साल के दूसरे हफ्ते से ही मिशन कर्नाटक लॉन्च कर चुके हैं और विरोधियों के सारे हथकंडों को पंक्चर करने के लिए युवाओं को अभी से पॉइंट बाय पॉइंट बता रहे हैं कि मोदी खुद क्या करते हैं और विरोधी क्या क्या नैरेटिव फैलाते हैं।
मेरे युवा साथियों, आपको स्वामी विवेकानंद की एक और बात याद रखनी है। इनोवेशन के लिए भी स्वामी विवेकानंद जी कहते थे, हर काम को 3 चरणों से गुजरना पड़ता है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। और अगर इनोवेशन को एक लाइन में परिभाषित करना है तो वो यही है। उदाहरण के लिए, कुछ साल पहले देश में डिजिटल पेमेंट की शुरुआत हुई थी, तो कुछ लोगों ने इसका खूब मजाक उड़ाया था। स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ तो भी इन लोगों ने कहा कि ये सब भारत में चलने वाला नहीं है। देश गरीबों के लिए बैंकों में जनधन खाते खुलवा रहा था, योजना लेकर आया, उसका भी मजाक उड़ाया। कोविड के समय हमारे वैज्ञानिक स्वदेशी वैक्सीन लेकर आए तो उसका भी उपहास किया गया कि ये काम भी करेगा या नहीं। लेकिन अब देखिए, आज भारत डिजिटल पेमेंट में वर्ल्ड लीडर है। आज जनधन खाते हमारी इकोनॉमी की एक बड़ी ताकत है। वैक्सीन के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि की दुनिया में चर्चा हो रही है। इसलिए आप युवाओं के पास अगर कोई नया आइडिया है तो याद रखें कि आपका उपहास हो सकता है, विरोध हो सकता है, लेकिन अगर अपने आइडिया पर आपको यकीन है तो उस पर टिके रहिए, उस पर भरोसा बनाए रखिए। आपकी सफलता मजाक बनाने वालों की सोच से कहीं बड़ी साबित होगी। और अब बात उस शहर की जिसे बचाने की चिंता में देश के प्रधानमंत्री भी लगे हैं। उस राज्य के मुख्यमंत्री भी लगातार मीटिंग कर रहे हैं और देश के हर शहर में एक अजीब सी बेचैनी है। एक सवाल बार बार जहन में उठ रहा है, जोशीमठ का क्या होगा? क्या खतरे में सिर्फ जोशीमठ है या पहाड़ पर हाहाकार मचेगा तो कई और शहर भी घेरे में आएंगे? जोशीमठ को लेकर सबसे ताजा खबर यह है कि आज जोशीमठ के 2 होटलों में डिमोलिशन की प्रोसेस शुरू हो गई। जोशीमठ में फिलहाल कोई मकान तो नहीं गिराया जाएगा, लेकिन जिन होटल्स में क्रैक आए हैं, दरारें आई हैं, उन्हें गिराया जाना है। होटल को गिराने के काम में एक्सपर्ट्स को लगाया गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी जुटी हैं। रात होने और हल्की बारिश की वजह से फिलहाल काम रोक दिया गया है, लेकिन यह काम कल सुबह फिर शुरू होगा। लेकिन खतरा सिर्फ जोशीमठ पर नहीं है, उत्तराखंड के कई और शहरों के लोग भी डरे हुए हैं। जहां जहां घरों में दीवारों पर दरारें नजर आ रही हैं, पैनिक शुरू हो रहा है। देवभूमि में ऐसे कौन कौन से शहर हैं जिन पर अभी से नजर रखने की जरूरत है? जोशीमठ में देर हुई, किसी और शहर को बचाने में ऐसी देरी न हो, इसलिए यह रिपोर्ट गौर से देखिए। क्या जोशीमठ सिर्फ एक ट्रेलर है? गढ़वाल के पूरे इलाके पर खतरा मंडरा रहा है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? उत्तराखंड के कौन कौन से इलाके डेंजर जोन में हैं? कहां से क्या रिपोर्ट आ रही है? एक्चुअल पोजीशन क्या है वो देखिए। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, उत्तरकाशी, टिहरी, पिथौरागढ़ और नैनीताल, ये सब इलाके डेंजर जोन में हैं। कब कहां किस हिस्से में जोशीमठ वाली सिचुएशन आ जाए कहना मुश्किल है। गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों में खतरा ज्यादा नजर आ रहा है, लेकिन कुमाऊं के कुछ पहाड़ी इलाके भी इस खतरे की जद में हैं। कई जगहों से तस्वीरें भी आई हैं जहां घरों में क्रैक्स नजर आ रहे हैं। पहले कुछ सैंपल्स देखिए। उत्तराखंड के चमोली जिले में जोशीमठ से 82 किलोमीटर दूर कर्णप्रयाग में भी कई घरों में दरारें साफ दिख रही हैं।
जोशीमठ से 282 किलोमीटर दूर उत्तरकाशी में भी यही हो रहा है। वहां भी कई घरों में दरारें नजर आ रही हैं। टिहरी जिले के कई इलाकों से भी ऐसी ही खबरें आई हैं। यहां भी बिल्कुल जोशीमठ वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। नैनीताल तो कुमाऊं का इलाका है, लेकिन यहां भी पहाड़ी इलाकों में जमीन धंसने की वजह से लोगों के घरों पर खतरा मंडराता रहता है। उत्तराखंड के इन तमाम इलाकों में यह सिचुएशन कैसे आई, उसकी वजह क्या है, आपको सब कुछ बताएंगे। लेकिन पहले जोशीमठ की लेटेस्ट पिक्चर आपके सामने रखते हैं। ये उस इलाके की ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं जहां 2 होटल गिराने की कार्रवाई शुरू होनी थी। होटल मलारी इन और होटल माउंट व्यू। जोशीमठ के इन दोनों होटल्स को गिराया जाना है। इसके लिए पुलिस फोर्स, एसडीआरएफ की टीम और एक्सपर्ट्स सुबह सुबह पहुंच गए। सबसे पहले होटल के आसपास के रास्ते बंद किए गए। होटल के पास के जनरेटर को क्रेन के जरिए वहां से निकाला गया। एसडीआरएफ और साथ ही जो एक्सपर्ट्स की टीम स्पेशली आई हुई है इन दोनों होटलों को डिसमेंटल करने के लिए। आप देख सकते हैं होटल मलारी इनके टॉप फ्लोर पर इस वक्त एक्सपर्ट्स की टीम पहुंच चुकी है और वहां पर पूरी तरीके से जो पिलर्स हैं उन सबको चेक कर रही है। तार जो है आप देख सकते हैं, जो वहां पर लोग हैं वो टॉप फ्लोर पर जितने भी वहां पर तार जा रहे हैं उन तारों को हटाया जा रहा है। पहले जनरेटर हटाया गया और उसके बाद जितने भी कोई भी वायर इस पूरे होटल के अंदर है उन सबको हटाया जा रहा है। थोड़ी ही देर में डिसमेंटल करने का काम जो है वो शुरू किया जाएगा। होटल मलारी इनकी छत पर इस वक्त एक्सपर्ट्स और साथ ही एसडीआरएफ की टीम जो है वो पहुंच गई है। थोड़ी ही देर में, क्योंकि टॉप फ्लोर से ही इन दोनों होटल को डिसमेंटल करने का काम शुरू किया जाना है। बगल में ही माउंट व्यू होटल है और दोनों ही होटल एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए हैं। तो सबसे पहले कोशिश ये रहेगी एक्सपर्ट्स की टीम की, इन्होंने पूरी तरीके से पहले होटल का जायजा लिया, एक एक फ्लोर का कि किस तरीके की स्थिति है। और क्योंकि सबसे ऊपर के फ्लोर से ही जो इनके कटर है जो कि लेंटर को और सीमेंटेड जो वॉल है उन सबको काट सकते हैं, धीरे धीरे काटा जाएगा। ऊपर से डिसमेंटल करने का काम शुरू किया जाएगा और उसके बाद दोनों होटलों को तोड़ा जाएगा। कम से कम 10 से 12 दिन का वक्त लगेगा पूरी तरीके से दोनों होटलों को डिसमेंटल करने में। और फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है, क्योंकि जनरेटर हटाने के बाद जो एसडीआरएफ की और एक्सपर्ट्स की टीम है वो अपने औजारों के साथ इस वक्त होटल मलारी इनकी छत पर पहुंच गई है। उत्तराखंड की सरकार ने फाइनल किया है कि अभी सिर्फ होटल्स को गिराया जाना है। घरों पर अभी तोड़फोड़ की कार्रवाई नहीं की जा रही। यह आपदा ठीक हो जाएगी, शांत हो जाएगी और सभी को विश्वास करना चाहिए कि हमारा जोशीमठ शहर बचेगा। पूरे उत्तराखंड के अंदर जो जगह जगह तमाम प्रकार से इस प्रकार की बातें आई हैं कि पूरा उत्तराखंड खतरे में है, जोशीमठ शहर खतरे में है, भगवान नरसिंह जी की कृपा से हम इस सब से उभरेंगे, मैं सबको विश्वास दिलाता हूँ। आपदा आना एक प्राकृतिक आपदा है और किसी एक कारण से आपदा नहीं आई है और उस पर भी बात चल रही है। लेकिन आगे हम प्लानिंग के साथ पूरे विधिवत तरीके से जो सबसे अच्छा पैकेज हो सकता है, जो सबसे अच्छा रास्ता हो सकता है, उस रास्ते को हम लोग अख्तियार करेंगे, यहाँ के लोगों की सहायता करेंगे। इस समय में हम हर तरीके से जोशीमठ के लोगों के साथ खड़े हैं, पूरी सरकार खड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हम सबको पूरा हर तरीके से सहयोग का उन्होंने भरोसा दिया है। जोशीमठ में 723 बिल्डिंग्स में दरारें मिल चुकी हैं। 86 बिल्डिंग्स को असुरक्षित घोषित किया जा चुका है। 169 परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया है। चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी का कहना है कि सिर्फ 25% इलाके पर खतरा है, 75% एरिया सेफ है, इसलिए पैनिक करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी खुद जोशीमठ में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। जोशीमठ के लोगों को हर तरीके की मदद की जाएगी। वहाँ के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, उनकी सरकार पूरी तरह से उसका समाधान करने की कोशिश, जोशीमठ में जो कुछ भी संकट पैदा हुआ है उसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और स्वयं इस दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
चिंता कर रहे हैं और जो भी आवश्यक मार्गदर्शन है वो मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और केंद्र सरकार का अधिकतम जो सहयोग दिया जा सकता है वह सहयोग भी केंद्र सरकार दे रही है। सर आप जाएंगे जोशीमठ सर? मैं ऑलरेडी मैंने अपने रक्षा राज्य मंत्री को श्री अजय भट्ट जी को कल भेजा था, वहां से लौट कर आएंगे, फिर जैसी परिस्थिति होगी आगे देखेंगे, जो आवश्यकता होगी जरूर जाएंगे। सवाल सिर्फ जोशीमठ का नहीं है, उत्तराखंड के 3 और शहरों से भी जोशीमठ जैसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, उत्तरकाशी और टिहरी, इन तीनों शहरों में लोगों के घरों में बड़ी बड़ी दरारें देखी जा रही हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि नैनीताल और पिथौरागढ़ में भी लैंडस्लाइड की वजह से मकानों पर खतरा है। कर्णप्रयाग के बहुगुणा नगर में 50 से ज्यादा घरों में इस वक्त दरारें दिख रही हैं। बद्रीनाथ हाईवे के किनारे बसे एरिया में कुछ मकान तो ऐसे हैं जहां 2 फीट तक चौड़ी दरारें पड़ गई हैं। कई लोग अपने मकान छोड़कर जा चुके हैं। जो रह रहे हैं उन्हें हर पल डर लगा रहता है। कर्णप्रयाग के लोगों का कहना है कि 12 साल पहले यहां सब्जी मंडी बनाई गई थी, कंस्ट्रक्शन का काम हुआ था, उसी के बाद यहां मकानों में दरार आ रही है। उन्होंने कई बार इसकी शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। घर हमारा पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है, पूरा टूट चुका है, जो दिख रहा है पूरा टूट चुका है। किसी को भी अर्जी देते हैं, वो कोई हमारी सुनवाई नहीं करते। ये घरों के जो है, ये जमीन जो है धसकते चले जाने में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। मतलब यह है कि हम लोगों का जो है, जितने बार भी हम इसमें पैसा लगाएं या कुछ करें तो वो सारा व्यर्थ जा रहा है। हमने प्रशासन को भी कई बार मतलब जो है अर्जी दे दी है, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ से कोई सुनवाई नहीं करी है। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है कि भी काम चल रहा है और दरारें आप देखिए। नगर पालिका ने जब ये नीचे की सड़क बनाई होगी तो सड़क बना के छोड़ी, ऊपर से जमीन खिसक रही है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, ना तो वहाँ सुरक्षा दीवार है। कई बार हम लोग प्रशासन से कई बार नगर पालिका को एप्लीकेशन दे चुके हैं कि भाई आप इसकी सुरक्षा का कुछ करिए। उत्तरकाशी में भी यही हाल है। उत्तरकाशी में 55 गांवों में जमीन धंस रही है, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। ये उत्तरकाशी के मस्ताड़ी गांव की तस्वीरें हैं। यहाँ के लोग बताते हैं कि 1991 में उत्तरकाशी में भूकंप आया था। उसके बाद से ही मस्ताड़ी गांव की जमीनें धंसने लगी थी। 1997 में प्रशासन ने गांव का जियोलॉजिकल सर्वे करवाया। सर्वे हुए ही 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन एक्शन कुछ नहीं हुआ। भूकंप के लिहाज से उत्तरकाशी जिला बहुत सेंसिटिव एरिया माना जाता है। यह सिस्मिक जोन 5 में आता है। पिछले साल 2022 में यहां पर 12 बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। यही वजह है कि लोग ज्यादा डरे हुए हैं। मस्ताड़ी गांव के प्रधान कहते हैं कि जब भी शिकायत की गई उन्हें जांच की बात कहकर लौटा दिया गया। शासन या प्रशासन यही कह रहे हैं कि हम जांच करवा रहे हैं, जब जांच होगी तभी इसके बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा। आखिर वो कौन सी जांच है और कैसी जांच है जो अब होने वाली है? तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हमारा गांव खतरे की उसमें नहीं है तो हमें ये लिखित रूप में दे दिया जाए, भाई तुम्हारा गांव कोई खतरे के उसमें नहीं है और तुम आराम से रह सकते हैं यहीं पे। और खतरे की उसमें है तो फिर ये जांच का क्या खेल चल रहा है कि जो मतलब 31 सालों में जो सरकार जांच नहीं करवा पाई, आखिर ऐसा मतलब लापरवाही ऐसा क्यों की जा रही है? क्या यही इंतजार है कि जब तक यहाँ पर कोई ऐसी अनहोनी ना हो या ये गांव चला ही नहीं जाए? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उत्तराखंड के जिन इलाकों में मकान में दरार दिख रही है, उसके पीछे सबसे बड़ी 3 वजहें हैं। ये इलाके एक्टिव सिस्मिक जोन में आते हैं। ये पुराने लैंडस्लाइड के मलबे पर बसाए गए हैं और यहां पर अनप्लान्ड डेवलपमेंट काफी हुए हैं। जोशीमठ हो, कर्णप्रयाग हो, ये सब उसी के एग्जाम्पल हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि जोशीमठ और कर्णप्रयाग जैसे एरिया की जो जियोलॉजिकल सेटिंग है वो क्या है। जो इम्पॉर्टेंट बात है ये समझने के लिए कि 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। एक तो कि ये साइस्मिकली एक्टिव जोन है,
जोन 5 में आता है ये सारा का सारा जोन। तो अर्थक्वेक्स यहाँ पे बहुत कॉमन है, लैंडस्लाइड्स यहाँ पे बहुत होती हैं, क्योंकि ये एरिया सारा बहुत स्टीप टेरेन माना जाता है और टोपोग्राफी यहाँ की ऐसी है कि पत्थरों के गिरने की संभावना बहुत रहती है। तो ये दो चीज़ें। और तीसरी चीज़ जो आपको समझने की बात है कि ये सारा का सारा एरिया जो है वो पुराने लैंडस्लाइड की डेब्रीज पे बना हुआ है। तो इसकी जितने यहाँ पे डेवलपमेंट हुए हैं वो सब एक तो अनप्लान्ड है और दूसरी बहुत ही वीक फाउंडेशन पे बने हुए हैं। तो ये तीन मुख्य वजहें हैं जिसकी वजह से ये सारी घटना जो है अचानक नहीं हो रही है। इसकी शुरुआत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी, लेकिन अभी इस आज की तारीख में बहुत लार्ज स्केल पे इस तरह से जो मकानों में दरार आने का जो घटनाएं दिख रही हैं वो बहुत लार्ज स्केल पे अचानक हुआ है। लेकिन इसकी शुरुआत जो है वो काफ़ी पहले से हो चुकी थी। छोटी मोटी दरारें उन रीजन्स में काफ़ी कॉमनली देखी जाती रही है। जमीन तब धंसती है जब ऐसे इलाकों में कुछ खास तरह की चट्टानों से बड़ी मात्रा में ग्राउंड वाटर निकाल लिया जाता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि जब पानी हटा लिया जाता है तो चट्टानें अपने आप नीचे गिर जाती हैं। डेवलपमेंट के नाम पर कई बार ऐसा होता रहता है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता। उसका रिजल्ट यही होता है जो जोशीमठ और दूसरे इलाकों में नजर आ रहा है। टिहरी को लीजिए, टिहरी झील के आसपास जो गांव हैं वहां भी घरों में दरारें आ रही हैं। ये टिहरी का भटकड़ा गांव है जहां घर में नहीं सड़कों में भी दरार दिखाई दे रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि टिहरी में झील की वजह से घरों में दरारें आ रही हैं। हम कब से सरकारों को कह रहे हैं कि टिहरी रिजर्वायर के इस पिपोला खास जो गांव है, जो झील के बिल्कुल सन्निकट का गांव है, आंशिक डूब क्षेत्र का गांव है, इसके हालात भी वही हैं। आप देखिए ना, ये लगातार ये दरारें बढ़ रही है, ये मकान जमींदोज होने के कगार पर है, लेकिन अभी तक ना पुनर्वास निदेशालय ना सरकारें इस ओर कोई काम कर रही हैं। लगातार हम अपने विस्थापन की मांग कर रहे हैं, हमारी उपजाऊ जमीन डूब गई है। अब क्या सरकार हमारे इन मकानों के गिरने का इंतजार कर रही है, कोई बड़े किसी जान माल के नुकसान का इंतजार कर रही है? हम आज भी फिर भी कहना चाह रहे हैं, हमने आज भी ज्ञापन दिया है कि आप आइए और इन मकानों का, इनके लोगों का विस्थापन कीजिए। आपको अरबों रुपए की इनकम इस टिहरी झील से हो रही है और आप विस्थापन को देने के लिए आपके पास 2 पैसे नहीं है। आप आइए और इनका विस्थापन करिए। चंबा टनल की तस्वीरें तो सबसे ज्यादा डराने वाली हैं। यहाँ 4 धाम यात्रा के लिए जो ऑल वेदर रोड बनाई जा रही है, चंबा टनल उसी प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।